हिंदी साहित्य के इतिहास में एक से बढ़कर एक साहित्यकारों की चर्चा की गई है, चाहे वह आदिकाल हो, चाहे भक्तिकाल हो, चाहे रीतिकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो। और आधुनिक काल में संस्मरण लिखने में अनेक साहित्यकारों का योगदान है, लेकिन आज हमारी चर्चा एक ऐसे साहित्यकार की होगी जिन्हें हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य और अंग्रेजी साहित्य तीनों पर समान अधिकार था और समान रूप से ये लेखन करते थे। तो आप जानना चाहेंगे वह महान साहित्यकार कौन है? जी, 9वीं कक्षा की हिंदी की घंटी है यह, और हम पाठ 4 को देख रहे हैं। क्षितिज भाग 1 में सांवले सपनों की याद। लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो अब हम लोग पहले लेखक का परिचय देख लें, फिर हम लोग उनके पाठ पर विचार करेंगे। ध्यान से सुनेंगे। अब सन 1945 में बिहार राज्य के नालंदा जिले में नौनही राजगिर नामक गांव में जाबिर हुसैन साहब का जन्म हुआ था। अंग्रेजी भाषा और साहित्य के ये प्राध्यापक थे, लेकिन इनकी लेखनी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा तीनों में समान रूप से चली। तीनों में इन्होंने समान अधिकार के साथ, कुशलता के साथ साहित्य को समृद्ध करने का काम किया। ये केवल प्रणेता ही नहीं रहे, प्राध्यापक ही नहीं रहे, बल्कि ये कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। मतलब इन्हें राजनीति भी उतनी ही भाती थी जितना अच्छा ये साहित्य लिखना जानते थे, जितना अच्छा ये अध्यापन करते थे। मतलब अध्यापन भी, लेखन भी और राजनीति के माध्यम से जन जागरण भी, तीनों काम। उसी तरह जैसे बेलपत्र में 3 पत्र होते हैं, हमारे यहाँ त्रिदेव की कल्पना की गई, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तीनों भाषाओं में जीवन के तीनों आधार पर, जैसे 3 लोक हैं, स्वर्गलोक, ये मृत्यु लोक जिसको आप पृथ्वी लोक कह सकते हैं, और पाताल लोक। 3 का महत्व इनके जीवन में रहा। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक निर्वाचित हुए।
बिहार विधान सभा के लिए। ये केवल विधायक ही नहीं बने, बल्कि अपनी प्रतिभा के बल पर ये मंत्री भी बने। और 1995 ईस्वी में बिहार विधान परिषद के ये सभापति बने। जैसे केंद्र में आप देखते हैं संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। राज्य में भी दो प्रकार के सदन हैं, एक विधान परिषद और दूसरे रूप में विधानसभा। एक विधान परिषद, दूसरी विधानसभा। तो ये 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बनाए गए। तो अध्यापन, लेखन, जन जागरण। अब देखिए, एक साथ तीनों काम। जब ये विधायक बन गए तो प्राध्यापकी से अवकाश ले लिया, लेकिन लेखन जारी रहा, साहित्य की साधना चलती रही। उर्दू और अंग्रेजी साहित्य की बात यहाँ नहीं की जा रही है। हिंदी साहित्य में जब आप इनके योगदान पर विचार करेंगे तो पाएंगे काफ़ी चर्चित साहित्य में, रचना में कुछ नाम इस प्रकार से हैं। नाम पर ध्यान दीजिएगा तो आप जानेंगे कि इनका व्यक्तित्व कैसा रहा होगा अपने ज़माने में, जब ये लेखन में एकदम चरम रूप पर थे। तो वो नाम है हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी। ये जो नाम लिए गए अभी, ये इनकी प्रमुख हिंदी रचनाएं हैं। इन्हें सामाजिक जीवन का, शैक्षणिक जीवन का और राजनैतिक जीवन का लंबा अनुभव रहा और अपने अनुभवों में उन्होंने दो ध्रुवों पर ज़्यादा ध्यान दिया। पहला ध्रुव आम आदमी के संघर्ष और दूसरा विशिष्ट व्यक्तित्व। तो दोनों प्रकार के क्षेत्रों पर इन्होंने बड़ी बारीकी से नज़र डाली और इन दोनों ध्रुवों का उद्घाटन अपने साहित्य में किया। आम आदमी का जीवन कैसा है, आम आदमी की कठिनाइयाँ कैसी हैं, आम आदमी को किन किन प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं, इन्होंने अपने साहित्य में इन तमाम बिंदुओं का उद्घाटन किया है। तो संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्व पर इन्होंने डायरी शैली में अपनी रचनाएं अधिकांशतः लिखी हैं और काफ़ी चर्चा की गई हैं और काफ़ी प्रशंसा भी इन्होंने पाई है। तो गद्य का जो यह रूप है डायरी, जिसको हिंदी में दैनंदिनी या दैनिकी भी आप कह सकते हैं, तो डायरी विधा पर इनका यह जो प्रयोग हुआ, अभिनव प्रयोग, और इसलिए अभिनव प्रयोग
कि इन्होंने जिस प्रकार से डायरी की प्रस्तुति की है, डायरी लेखन की जो इनकी शैली है, और इन्होंने जो शिल्प चुना है वह वाकई में नवीन है। अब जिस पाठ को इन्होंने लिखा है, सांवले सपनों की याद, यह इनके परम प्रिय मित्र पक्षी विज्ञानी सालिम अली साहब के बारे में। अगर आपसे कोई पूछ दे सालिम अली कौन थे, तो आपका उत्तर होगा सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे, पक्षी विज्ञान की जानकारी रखने वाला पक्षी विज्ञानी। और सालिम अली साहब का इंतकाल 1987 में हो गया। इंतकाल मतलब मृत्यु, इनकी मृत्यु हो गई 1987 में। तो सालिम अली को याद करते हुए यूँ कहिए कि उन्हें श्रद्धांजलि निवेदित करते हुए जावेद हुसैन साहब ने यह पाठ लिखा है। तो यह साहित्य की कौन सी विधा है? संस्मरण। याद रखेंगे, सांवले सपनों की याद हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आपका उत्तर होगा संस्मरण। यह पाठ किस शैली में लिखा गया है? तो आपका उत्तर होगा डायरी शैली में। स्वाभाविक है, जब किसी के आत्मीय प्रस्थान कर जाते हैं तो उसकी याद तो आती ही है, दुख तो होता ही है, कुछ अवसाद भी देखने को मिलते हैं। तो सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने, है ना, अपने संस्मरण सांवले सपनों की याद के रूप में प्रकट किया है, जो डायरी शैली में लिखित है। और जैसे आप शब्द चित्र, रेखा चित्र, उसी प्रकार से व्यक्ति चित्र, किसी के व्यक्तित्व का जीवंत उद्घाटन व्यक्ति चित्र है। तो जावेद हुसैन साहब ने अपने मित्र सालिम अली पक्षी विज्ञानी का स्मरण करते हुए, है ना, व्यक्ति चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो लेखक की रवानी, उनकी अभिव्यक्ति और उनकी शैली को आप अपने दिल की गहराई में उतरते हुए पाएंगे, छूते हुए पाएंगे। अब देखिए, यह जो पाठ है सांवले सपनों की याद, आप तो जान ही गए हैं कि यह संस्मरण है, यह डायरी शैली में लिखा गया है और पक्षी विज्ञानी सालिम अली का व्यक्ति चित्र है। और अभी आपने सुना कि सालिम अली की मृत्यु हुई थी 1987 में, और उनकी मृत्यु के बाद, इंतकाल के बाद, लेखक जावेद हुसैन ने डायरी शैली में यह संस्मरण लिखा। लेखक सालिम अली की मृत्यु से दुखी थे और अपने दुख को उन्होंने श्रद्धांजलि के रूप में प्रकट किया है। अब आप देखेंगे, जावेद हुसैन साहब ने सालिम अली को पक्षी विज्ञानी तो कहा ही है, पक्षी विशेषज्ञ तो कहा ही है, लेकिन
इसके साथ साथ सालिम अली पर्यावरण प्रेमी भी थे, प्रकृति प्रेमी भी थे। ये पर्यावरण क्या है? धरती का आवरण, परिजोड़ आवरण पर्यावरण। संधि विच्छेद जब आप करेंगे पर्यावरण का तो क्या होगा? परिजोड़ आवरण। आप यहीं पर जान लें, परि और आ दोनों उपसर्ग हुए, आवरण मूल शब्द। उपसर्ग और प्रत्यय भी मैं पढ़ाऊंगा, है ना। इस पाठ को पूरा कर लेने के बाद व्याकरण में मैं आऊँगा, उपसर्ग प्रत्यय आदि ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो पर्यावरण का पहले खंड कीजिए, परिजोड़ आवरण, परि उपसर्ग, आवरण में आ उपसर्ग और मूल शब्द वर्ण। इस प्रकार से शब्द बना पर्यावरण। तो सालिम अली साहब पक्षी विशेषज्ञ तो थे ही, पर्यावरण प्रेमी भी थे, लेखक जावेद हुसैन साहब के मुताबिक। अब देखिए लेखक ने जो लिखा है उसका निचोड़ पहले हम आपको बतला दें, सारांश बतला दें, है ना। अब पहली पंक्ति क्या लिखते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, सांवले सपनों का एक हुजूम, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। तो पाठ का निचोड़ हम पहले जान लें। तो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे कौन है? सालिम अली साहब। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, सैलानी मतलब घुमक्कर, मुसाफिर, पथिक, राही, बटोही, घुमक्कर, यायावर, ये सैलानी के पर्यायवाची रूप हुए, शब्द हुए। तो सालिम अली साहब अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं। अब अंतहीन जिसका अंत ही नहीं हो, अर्थात उस यात्रा पर जिसके बाद लोग लौट कर नहीं आते हैं। देखिए लेखक ने कैसे अपने शब्दों को परोसा है ना, संवारा है, संजोया है। शैली देखिए कितनी खूबसूरत है ना, कि अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं, मतलब उनका इंतकाल हो चुका है, यह बात कहना चाहते हैं। और यह उनका अंतिम सफ़र है। किनका? सालिम अली साहब का। अब वन पक्षी, वन में रहने वाला पक्षी, वे उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कितना खूबसूरत लिखते हैं, है ना। भाव देखिए। एक शेर है, उजाले अपनी यादों का हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, है ना। तो जैसे लोग गज़ल में, शेर में भाव को पिरोते हैं, उसी प्रकार से जावेद हुसैन ने अपने इस पाठ में, संस्मरण में भावों को बड़ी कुशलता के साथ जोड़ा है। और आगे कहते हैं, सोए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। अब अंत हो चुका है तो किसके जगाने से जगेगा? मृत्यु हो चुकी है ना, जगाना भी नहीं चाहेगा क्योंकि जगेगा ही नहीं। अब सालिम अली की याद करते हुए लेखक बतलाते हैं कि वे इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। कल भी हमने बताया था, ध्यान देंगे जो सुने होंगे, है ना, ऑनलाइन अध्यापन में। तो लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं। कहेंगे आदमी है तो किसकी नज़र से देखेंगे? नहीं,
आप किसी बच्चे को बुजुर्ग की नज़र से देखिए, आप माँ से पूछिए कि माँ अपने बच्चे को किस नज़र से देखती है, पिता से पूछिए वे अपने बच्चे को किस नज़र से देखते हैं। माँ कहेगी मैं अपनी नज़र से, पिता कहेंगे मैं अपने, मतलब माँ की ममता, पिता का अनुशासन, है ना। और शिक्षक की आंखों से, उसमें माँ और पिता दोनों के भाव भरे होते हैं। माँ की ममता भी होती है और पिता का अनुशासन भी होता है। और छात्र छात्राओं का जीवन संवरे, कुशल हो, वो सफल व्यक्तित्व के धनी बने, यह लक्ष्य रहता है। तो सबकी नज़र अलग होती है। तो सालिम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी इसी दृष्टि से देखते हैं। अगर लोग आदमी की नज़र से नहीं देखते, हम आदमी की नज़र से नहीं देखते, तो क्यों पहाड़ को तोड़ते, क्यों हम पर्यावरण को प्रदूषित करते, क्यों हम जंगलों की कटाई करते, है ना। जबकि स्वच्छता, प्रदूषण मुक्त समाज, है ना, इसकी चर्चा अक्सर समाज में लोग करते हैं, विभिन्न लोग करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, और इसे है ना कार्य रूप देने का प्रयास भी करते हैं। और जब हम आदमी की नज़र से देखेंगे तो प्रकृति का भरपूर आनंद नहीं ले सकेंगे, उसमें तल्लीन नहीं हो पाएंगे। प्रकृति का जो सुंदर संगीत है, मधुर संगीत है, उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तब लेखक मानते हैं इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की। अगर सही समय पूछा जाए, कोई कहेगा 5000 साल पहले, कोई कहेंगे उससे भी बहुत पहले, कोई कहेंगे नहीं कल्पना है। तो वही बात, जाकी रही भावना जैसी, प्रभुमूरत देखी तीन तैसी। कोई राम को भी कल्पना कहते हैं, कृष्ण को भी कल्पना कहते हैं, लेकिन कोई कहते नहीं ये हकीकत है। जैसे हम अपने ही कुल में अपने से पहले के, है ना, पूर्वज को याद करें तो हम पिता को जानते हैं, पितामह को जानते हैं, प्रपितामह को जानते हैं, और इसी क्रम में बढ़ते जाएं तो हमसे पहले जो 10वें पुरुष हो चुके हैं, पूर्व पुरुष, पूर्वज, उनका चित्र तो मेरे घर में नहीं है। क्या आपके घर में आपके पूर्वज जो आपसे पहले 10वें स्थान पर थे, आपसे पहले, क्या उनका चित्र आपके घर में है? कोई बताएगा कि उनका रूप रंग कैसा था? ये विद्यापति का ही हम जो रूप देखते हैं, चित्र देखते हैं, क्या वाकई में वह उनका सही चित्र है कि कल्पना का चित्र है? विद्यापति थे यह सत्य है, लेकिन उनका चित्र हो सकता है कि उस समय का चित्र किसी को मिल गया हो और उस आधार पर में उनकी प्रतिमा बनी हो। लेकिन विद्यापति के पिता कैसे थे? आज से 500 साल पहले हमारे वंश में जो महापुरुष हो चुके हैं, जो गुजर चुके हैं, वो किस प्रकार के थे, कितने लंबे थे, किस प्रकार के थे, कौन कहेगा? तो यही बात इतिहास को पता नहीं कि कृष्ण कब वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की, कृष्ण ने, और कब उन्होंने मधुर स्वर में बांसुरी बजाई। आपने रसखान का सवैया पढ़ा है ना, किस प्रकार से गोपी कहती है, आपको याद होगा, मैंने वीडियो के माध्यम से पढ़ाया है। टेढ़ कहो सिगरे ब्रजलोग निकाली को कितनो समझे हैं, माई रिवा मुख की मुस्कान संभाली न जाए है, न जाए है, न जाए है ना। तो उस सवैये को आप देखिए, अगर आपके पास किताब है तो आप जा देखिए, उल्टाइए, है ना। तो कृष्ण की जो बांसुरी बजती थी,
उनकी जो मधुर ध्वनि निकलती थी, उनकी जो मीठी मुस्कान थी, कैसे लोग आकर्षित हो जाते थे, मोहित हो जाते थे, अपने आप को भूल जाते थे। तो कृष्ण ने कब मधुर बांसुरी बजाई है ना, और कब वृंदावन संगीतमय हो उठा। आज आप मथुरा जाएं, गोकुल जाएं, नंदगांव गांव जाएं, बरसाने जाएं, वृंदावन जाएं, क्या कृष्ण की वो बांसुरी आप सुनेंगे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक आप कैसेट देखते होंगे बाजार में, आप रेडियो से, टीवी से, अन्य संचार के माध्यम से उनके है ना शहनाई वादन को सुनते होंगे, मुग्ध होते, वाह कितना मीठा बजाते थे, गाते थे। अभी आप लता मंगेशकर को जानते हैं, कितनी बूढ़ी है लेकिन कितनी मीठी गाती है। कौन सा स्वर पाया है, इतनी मीठी आवाज़ कहाँ से उनको मिल गई? जब आप उनके गीतों को सुनेंगे आप अपने को धन्य धन्य महसूस करेंगे। कई लोगों की आवाज़ कितनी मीठी होती है। तो यमुना में जो लहरें उठती हैं, गिरती हैं, यमुना का पानी काला होता है, मालूम है आपको? यमुना का एक नाम है कालिंदी। तो कृष्ण यमुना तट पर, कदम्ब के पेड़ पर है ना झूला लगाते थे, झूलते थे, उसके नीचे रास रचाते थे, है ना, कदम्ब पर बैठ करके, है ना, डाली पर बैठ करके बांसुरी बजाते थे, ग्वाल वाल के साथ क्रीड़ा करते थे। तो इन तमाम घटनाओं की याद हो जाती है जब आप वृंदावन जाएंगे। आप आगरा जाएंगे तो आपको क्या ताजमहल की याद नहीं आएगी? जैसे आप आगरा नाम लेंगे कि वो शहर जहाँ ताजमहल है, मुमताज महल की याद में बनवाया गया सुंदर सा स्मारक, है ना, बादशाह शाहजहां के द्वारा। तो हर जगह की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक याद होती है। तो कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता है। भले आज कृष्ण शारीरिक रूप से ना हो, आध्यात्मिक रूप से तो है। सबकी दो प्रकार की काया होती है, पार्थिव काया जिस शरीर को हम और आप देखते हैं, और एक यशः काया, यश रूपी काया। महात्मा गांधी आज नहीं है, उनकी यशः काया है ना। आपने रसखान को पढ़ा, रसखान आज नहीं है, लेकिन साहित्य के माध्यम से उनकी यशः काया है, पार्थिव काया नहीं है। इसीलिए कहा गया कीर्तिर यस्य सह जीवति, वही जीवित है जिसकी कीर्ति है। तो भले ही आप कृष्ण में, है ना, कृष्ण को आज वृंदावन में नहीं देख पाए शारीरिक रूप से, प्रतिमा के रूप में तो आप देखेंगे, और कल्पना में भी वो उतरेंगे। तो वृंदावन कृष्ण के बिना आज भी सुना। और वृंदावन जैसे ही आप कहेंगे तो राधा और कृष्ण, राधा और गोपी और कृष्ण, ग्वाल बाल, ब्रजवासी, इन सबों की लीलाएं, क्रीड़ाएं स्वतः आपके दिमाग में आने लगेंगी। अब देखिए, सालिम अली साहब का शरीर कोई हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त था ऐसा नहीं, कमजोर शरीर वाले थे सालिम अली, और लगभग 100 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। लेखक बतलाते हैं कि उनकी मौत कैंसर से हुई, है ना। लेकिन
आँखें बिल्कुल ठीक थीं, आँखों की रोशनी ज्योति अच्छी थी और हमेशा वो पक्षियों की हिफाजत के लिए लगे रहते थे। उनकी आँखें पक्षियों की हिफाजत ही देखती थी। सालिम अली अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। तो आप कह सकते हैं लेखक के शब्दों में, सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वाचर थे। वाचर अंग्रेजी शब्द है, बर्ड भी अंग्रेजी शब्द है, पक्षियों को देखने वाला। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में वो खोए रहते थे, प्रकृति में मग्न हो जाते थे। और प्रकृति उनके लिए क्या थी? रहस्यमयी दुनिया। कैसी रहस्यमयी दुनिया? हंसती खेलती, जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी तहमीना की मदद से बनाई थी। तहमीना कौन थी? सालिम अली की जीवन संगिनी थी, पत्नी थी। मैंने पहले भी कहा लेखक के इस विचार को कि सालिम अली पक्षी प्रेमी थे, पक्षी विज्ञानी थे, लेकिन साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। अगर आप कभी केरल जाएंगे तो वहाँ एक साइलेंट वैली है, जहाँ नाना प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, लेकिन रेगिस्तानी हवा के झोंका से वह साइलेंट वैली अक्सर त्रस्त होता रहता है। वह घाटी प्रभावित होती रहती है। जिस समय की यह चर्चा की जा रही है उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह साहब, है ना। तो सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए एक प्रस्ताव लेकर, योजना लेकर, विचार लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री की आंखें भर आईं सालिम अली के विचार को देख करके। देखिए कि कितनी चिंता है पक्षियों के बारे में, है ना। लोग तो आदमी की चिंता नहीं करते हैं, और वे पक्षी तक की चिंता करते थे। आजकल आप देखेंगे आदमी का दुश्मन आदमी होता जा रहा है, क्योंकि स्वार्थ हावी होता जा रहा है लोगों पर, जबकि हमें क्षमा, दया, ममता, सद्भावना होनी चाहिए। तो मिट्टी की सोंधी सुगंध, ये सोंधी सुगंध क्या है? जब वर्षा हो, गर्मी के बाद वर्षा हो, पानी पड़े, तो आप महसूस करेंगे कि मिट्टी से एक खुशबू आ रही है। उसको कहते हैं मिट्टी की सोंधी गंध। अथवा मिट्टी का बर्तन कभी आपके घर आवे किसी काम से, तो उस नए बर्तन में जब पानी डाला जाता है तब आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे, एक गंध आपको लगेगी। चूँकि मिट्टी का बर्तन है और अब उसमें आप पहली बार आप पानी डाल रहे हैं, एक गंध आपको महसूस होगी। उसको कहते हैं सोंधी गंध, मिट्टी की सोंधी खुशबू, है ना। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री का शासनकाल लंबा नहीं चला, है ना। और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी रुचि दिखलाई थी, है ना, सालिम अली के विचारों को वो कार्य रूप देते। लेकिन यह तो पता चलता है कि सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे, प्रकृति प्रेमी थे, पर्यावरण प्रेमी थे,
है ना। और आजकल ऐसा कौन व्यक्ति है जो एक साथ प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता करेगा। सालिम अली ने एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो, फॉल ऑफ ए स्पैरो, गौरैया। इसकी चर्चा उन्होंने की है, ये उनकी आत्मकथा है। और एक अंग्रेजी साहित्यकार हो चुके हैं D.H. लॉरेंस, वो भी पक्षी प्रेमी थे, पर्यावरण प्रेमी थे। और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा ने कहा था कि मेरे पति के बारे में मुझसे ज़्यादा तो छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। तो D.H. लॉरेंस साहब भी और सालिम अली साहब भी दोनों प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। एक घटना के कारण वो इस दुनिया में रम गए। बचपन में एयरगन से एक गौरैया घायल होकर नीचे गिर गई। बस यही घटना थी कि सालिम अली पक्षी प्रेमी हो गया, पक्षियों के विषय में रुचि लेने लगे, प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए, है ना, नित नई ऊंचाइयां छूने लगे और नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। आजीवन भ्रमण करते रहे, दूरबीन लटकाए रखते, झोला कंधे में टांगे रहते, है ना, पक्षी के बारे में जानकारी जुटाते रहते। लेखक पूछते हैं तुम लौटोगे ना सालिम अली। यही है इस पाठ का सारांश। अनुमान है आप समझ चुके होंगे। शेष चर्चा हम बाद में करेंगे अगले दिन। धन्यवाद।